नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। हम सब ने थोड़ी लापरवाही कर दी और जाता हुआ कोरोना मौत बनकर आ धमका। ये वक्त हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान ले रहा है और इस सबसे कठिन इम्तिहान में हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि कैसे कोरोना को छोड़ किसी और खबर की तरफ चले, जबकि ये जिंदगी और मौत का सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो आज भी आपने जो चाहा, जिन खबरों को पसंद किया, जिसे इंडिया देखना चाहता है, उन्हीं खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे ज्यादा 26% इंडिया ये देखना चाहता है कि यूपी में कोरोना से बुरा हाल है तो क्यों पंचायत के चुनाव वहां पर हो रहे हैं, क्या इससे हालात नहीं बिगड़ेंगे। 19% लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या 15 दिन में उद्धव ठाकरे तोड़ पाएंगे कोरोना की चेन को। 19% लोग, जबकि 17% लोग बच्चों के इम्तिहान रद्द हो या ना हो इस खबर को देखना चाहते हैं। ये सारी खबरें कोरोना से जुड़ी हैं और कोरोना आज इंसान की जिंदगी और मौत के फासले को मिटाने पर आमादा है। इस गंभीर समय में सतर्क रहने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। एक कोरोना, 3 वेरिएंट। ना टेस्ट की पकड़ में, ना एंटीबॉडी की जकड़ में। ब्रिटेन वाला बच्चों नौजवानों का दुश्मन, ब्राजील वाला सबकी जान पर सवार, अफ्रीका वाले का अदृश्य आतंक और रूप बदलकर वार हिंदुस्तान पर। पांच अप्रैल 1,03,558 केस, 10 अप्रैल 1,45,384 केस, 14 अप्रैल 1,84,372 मामले, 15 अप्रैल कहीं 2 लाख ना पहुंच जाए खौफ का आंकड़ा। कोरोना से उपजी मौत और उस मौत से आंसुओं में भीगा एक खालीपन। ये खालीपन आज राज्य दर राज्य, शहर दर शहर सिस्टम का टेस्ट ले रहा है और हमसे आपसे कहता है कि कोरोना को भूल से भी हल्के में ना लें। अब उत्तर प्रदेश की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां कोरोना ने 10 दिन में 6 गुना पैर पसार लिया है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सब कोरोना की चपेट में इस वक्त आ चुके हैं। अगर 10 दिन का हाल आपको दिखाएं तो आपको पता चलता है कि 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में, ये देखिए, 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 3,187 केस थे, जो 9 अप्रैल को बढ़कर 8,474 हुए। 14 मौत थी जो बढ़कर 39 हुई। आज की तारीख में, 14 अप्रैल को केस 20,510, यानी 3,000 से बढ़कर 20,000 केस हो चुके हैं और 14 अप्रैल को मौत की संख्या 67 हो चुकी है, जो 14 से बड़ी है। यानी इस हद तक लगातार तेजी से यूपी के अंदर कोरोना ने पैर पसारे हैं। आप राहत की एक हल्की सी सांस ले सकते हैं कि कल की तुलना में आज मौत का आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन सबसे बड़े राज्य की हालत बेहद खराब हो चली है। वहां लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और सिस्टम लगातार नेगेटिव है और उस पर से पंचायत चुनाव सर पर आ गए हैं। खुद बीजेपी के सांसद ने अपनी ही सरकार से गुहार लगाई है कि चुनावों को रोक दिया जाए, जिंदगी को बचाया जाए। देखिए कोरोना पर ग्राउंड रियलिटी दिखाती लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बीमार, कई मंत्री भी बीमार, विपक्ष के सबसे बड़े नेता बीमार। उत्तर प्रदेश पर कोरोना की ऐसी है मार। बाकी बचा हाल आप जनता से जान लीजिए। कौन पड़ेगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वहां सब लाइन, वहां जिनका लगा वो सब लाइन के अंदर बैठे हुए।
छोटा सा बच्चा मेरा अकाउंट पालने वाला होगा, उसके बाद सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमें। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन उस देवता से ज्यादा अहम पुजारी हो जाते हैं। लोग मर रहे हैं तो क्या किया जाए? प्रशासन के जिम्मे सिर्फ कोरोना का इलाज ही नहीं है, लोकतंत्र की लाज भी है। कहते हैं डायन भी चलती है तो 7 घर छोड़कर चलती है। इस कहावत को नेताओं ने शायद कोरोना पर आजमा लिया है। झांसी में चुनावी उत्सव का हाल देखिए, हर पार्टी की भीड़, लेकिन सब मानकर चलते हैं कि कोरोना है तो क्या हुआ, वो चुनाव में नहीं आएगा। लगभग 54 पार्टीज डिस्पैच होना बाकी है और बाकी सारे पार्टीज का डिस्पैच हो गया है। इन सारी पार्टीज हमारे पोलिंग बूथ्स पे जाएंगे और वहाँ पे नाइट हॉल्ट करके कल सुबह शांतिपूर्ण तरीके से पोलिंग करा के वापस लौटेंगे। शाम पोलिंग खत्म होगी। हालत कितना खराब है इसको इस बात से समझिए कि कानून मंत्री कह रहे हैं कि लखनऊ में ही कोरोना से निपटने में सिस्टम पस्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन लगा दे तो अच्छा होगा। और अब बीजेपी के एक सांसद ही इस खतरे से बेचैन होकर कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया जाए, जिंदा रहे तो फिर लड़ लेंगे। नहीं है, लोगों की जान बचाना जरूरी है, चुनाव तत्काल कराना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं राज्य निर्वाचन आयोग से और भारत निर्वाचन आयोग से व्यक्तिगत तरीके से अपील करता हूं कि लखनऊ में जो 19 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं, इनको कम से कम 1 माह बढ़ा देना चाहिए। यूपी के माननीय सीएम बार बार अपील करते रहे कि प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन चुनाव में प्रोटोकॉल कैसे फॉलो होगा ये कोई नहीं बताता। यूपी वो राज्य है जिसकी पीठ कोरोना प्रबंधन को लेकर पहली लहर में कई बार ठोकी गई, लेकिन इस बार कोरोना के आगे सारी व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है और चूंकि इस समय संक्रमण तेज है तो सर्वेलेंस भी बढ़ाया गया है। इसे भी बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मामला 20,000 केसों तक यूं ही नहीं पहुंचा है। बाकी शहरों की क्या कहें, पहले लखनऊ के अस्पतालों में बदइंतजामी का आलम देख लीजिए। सिविल अस्पताल में टेस्ट कराने के लिए सैकड़ों लोग जमा हैं। इस भीड़ में कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव, कोई नहीं जानता। अस्पतालों का हाल अगर देखना हो तो इस तस्वीर को देखिए। ये लखनऊ है और ये लखनऊ का सिविल अस्पताल है, जहां पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ कोरोना टेस्टिंग के लिए लोगों की है, जो लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं और सिर्फ काउंटर पर आपस में बहस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। आज सूबे में 20,000 से ज्यादा केस हैं और तब है जब टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही। अब अंदाजा लगाइए यूपी में कोरोना का ये विस्फोट कितना बड़ा हो सकता है। प्राइवेट लैब्स को अभी भी टेस्टिंग की इजाजत नहीं है, तो मतलब इन परिस्थितियों में भी कहीं आप जाकर और हॉस्पिटल के एडमिशन के लिए आपको सीएमओ से लेटर चाहिए। तो इस तरह की अजीब चीजें जो सरकार जिस तरह के रूल्स बना रही है, जिससे लोगों पर और भी एक्चुअली दुगना आक्रमण है। यूपी कोरोना के एटम बम पर बैठा है। वक्त पर इसे डिफ्यूज नहीं किया गया तो आगे क्या होगा, इसे समझने के लिए लखनऊ के शमशान घाट की ये तस्वीर देखिए, जहां चिताएं ज्यादा हैं और लकड़ियां कम। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी के हाल दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश के हालात पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर मिल रही हैं। मदन मोहन मौर्य ट्वीट करते हैं कि पंचायत चुनाव हर हाल में टाले जाने चाहिए। हम मतदान कर्मियों की जिंदगी खतरे में है, यानी वो खुद मतदान कर्मी हैं, मतदान के काम में लगे हैं। अंकित शर्मा ने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि पंचायत चुनाव जरूरी या जीवन, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर ऐसे चुनाव का क्या फायदा, जबकि सूबे के 2 मुखिया, एक वर्तमान और एक पूर्व मुख्यमंत्री पॉजिटिव है। और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जो अकेले ही कोरोना के कहर के मामले में राष्ट्र पर भारी पड़ रहा है। जिस वक्त आप अपना पसंदीदा न्यूज शो इंडिया चाहता है देख रहे हैं, उसी वक्त महाराष्ट्र में सब कुछ बंद हो चुका है और ये सब उस चेन को तोड़ने के लिए है जो कोरोना को बढ़ाती है।
महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया है, लेकिन जरूरत की कुछ चीजों को खुला भी रखा है। इसमें जरूरी सेवाएं की चीजें खुली रहेंगी, लेकिन दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा, लेकिन थिएटर्स बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जिम और स्पोर्ट्स सेंटर बंद रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे, लेकिन फिल्में देखने आप नहीं जा पाएंगे। वैसे ही बैंक भी खुले रहेंगे, लेकिन धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। उद्धव सरकार ने लॉकडाउन जैसे कड़े शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, जिससे लोगों में एक डर भर जाता है, लेकिन तैयारी वैसी ही की है ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। ऐसे में दिक्कत उन लोगों की होती है जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। इसके लिए सरकार 7 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देगी, गरीब लोगों को। 1 महीने तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल इन लोगों को मिलेगा। अगले 1 महीने तक शिव भोजन मुहिम के तहत 2 लाख लोगों को खाना भी मुफ्त दिया जाएगा। निराधार योजना वाले 35 लाख लाभार्थियों को 1000 रुपये पेंशन पहले ही दे दिया गया है। राज्य में रजिस्टर्ड घरेलू कामगारों को भी सहायता दी जाएगी। रजिस्टर्ड फेरी वालों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। रिक्शे वालों को एक बार में 1500 रुपये की भी रकम मिलेगी। रियल एस्टेट में काम करने वाले मजदूरों को भी 1500 रुपये की मदद राज्य सरकार करने वाली है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि कोरोना विस्फोट को थामा जा सके, लेकिन महाराष्ट्र की हालत वाकई में बेहद खराब है। एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। महाराष्ट्र में लोकतंत्र के नाम पर इन्होंने लॉकतंत्र लगाया है। कोरोना की काली रात की सुबह होगी कि नहीं? जब महाराष्ट्र में एक दिन में 60,000 से ज्यादा कोरोना केस आने लगे तो सोचिए हालात कैसे हुकूमतों के और आपके हाथ से फिसल रहे हैं। तो फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। नाम बदल गया, लेकिन हालात लॉकडाउन वाले ही रहेंगे। जे निर्बंध आहेत ते असे आहेत की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। कोरोना के आगे महाराष्ट्र के बाकी सारे हथियार फेल हो चुके हैं। राज्य में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। मरीजों को बेड मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। तेजी से बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। आज रात से घरों पर धारा 144 का पहरा लग गया तो उससे पहले लोग बाजार में जरूरी सामान खरीदने निकले। भीड़ हुई तो हुई। महाराष्ट्र में देश के कोरोना केसों के 25% केस हैं। महाराष्ट्र में देश की कोरोना मौतों की 34% मौत हुई है। कोरोना के चलते हालात खराब हैं। वहीं लॉकडाउन से आफत की आशंका है। यही वजह है कि महाराष्ट्र बीजेपी इस फैसले के खिलाफ नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार को हम पूछना चाहते हैं, अब सिंहासन पर बैठ करके अपने दायित्व का निर्वहन करोगे या लोगों की इस प्रकार से जो मौत हो रही है वो मौत नहीं है, वो हत्या है, कसाई का काम करोगे? यह आपको तय करना है। उद्योग जगत भी कड़े प्रतिबंध लगाने के फैसले से नाराज है। उद्योग जगत कह रहा है कि सरकार उनका भी ध्यान रखे। फिल्म जगत भी नुकसान की आशंका से सहमा हुआ है। आप लॉकडाउन कर रहे, चलो हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री आज एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री पूरा उद्योग खत्म हो चुका है। आपने बात की ऑटो वाले की बात की, आपने बिल्डिंग विभाग की बात की, फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों का क्या? जब बीजेपी आरोप लगाए तो सरकार कैसे चुप रहे? कोरोना से लड़ाई तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई भी तो कोई चीज होती है भाई। तो सेंटर से मिलने वाली वैक्सीन का मुद्दा शिवसेना ने उठा दिया। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़पट्टी धारावी में सबको वैक्सीन लगाने की मांग कर दी।
धारावी को वैक्सीन लगाने से क्या पूरे महाराष्ट्र का कोरोना भाग जाएगा? मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहर कोरोना की चपेट में हैं और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ही लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने तब सख्ती क्यों नहीं दिखाई जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था? अब एक तरफ मजदूरों पर मार है तो दूसरी तरफ खजाना खाली होने से महाराष्ट्र खुद बेहाल हो जाएगा। सख्ती से लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया गया है। उम्मीद कीजिए और दुआ भी कीजिए कि सख्ती से कोरोना का भूत भागे, क्योंकि ब्रेक द चेन के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। देश की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 16% की है। महाराष्ट्र कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स का मानना है कि एक महीने में लॉकडाउन से महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ी मार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने वाली है। वैसे ये कोई जरूरी नहीं कि सख्त कर्फ्यू लगने से कोरोना के वायरस बिल्कुल नहीं फैलेंगे। वो फैल सकते हैं, लेकिन तब आशंका कम हो जाती है। आपको याद होगा कि पिछले साल 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था। अब जबकि महाराष्ट्र अगले 15 दिनों के लिए घुमा फिराकर लॉकडाउन जैसी स्थिति में ही चला गया है, तो हम देख लेते हैं कि पिछली बार 15 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति थी। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। 25 मार्च 2020 को महाराष्ट्र में 116 केस थे और मौत केवल 3 हुई थी। लॉकडाउन के 15 दिन बाद 9 अप्रैल 2020 को ये केस बढ़कर 1135 हो गए थे और मौत का आंकड़ा बढ़कर 72। और अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले साल 25 मार्च को कुल मामले 562 थे और मौत थी 10। 15 दिन बाद 9 अप्रैल को केस बढ़कर 5865 हुए और मौत हो गई थी 169। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते थे उनमें थोड़ी भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि सरकारें चाहे कितने भी गाल बजाती हो, लेकिन जब अस्पतालों में मरीज जा रहे हों और सिस्टम की पोल लगातार खुलती जा रही है, वेंटिलेटर और आईसीयू तो छोड़िए, ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लाले पड़े हुए हैं। देखिए भोपाल से मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत और मुंबई से मृत्युंजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। ना अस्पताल में जगह, ना ऑक्सीजन का इंतजाम। एमपी नगर सिटी अस्पताल में इलाज के लिए आए अशोक राय को वहां तो मायूसी मिली, लेकिन एबीपी न्यूज की पहल पर दूसरे अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन इस सिस्टम का क्या कीजिए जिसकी सांसें लोगों को ऑक्सीजन देने में उखड़ने लगी हैं। देख रहा उनको आवश्यकता है पूरी अभी ऑक्सीजन की। एडमिट इसलिए नहीं कर रहा, कह रहा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो भी परेशानी थी वो ऑक्सीजन की कमी की थी, मगर अभी स्थिति ठीक है। कल रात से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ तो आई है। कोरोना मौत बांट रहा है और अस्पतालों के पास सांसों की कमी पड़ गई है। भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 70% निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। मौजूदा हाल में करीब 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि मिल रही है 270 मीट्रिक टन। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। कल 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, आज बढ़ा के हम 280 मीट्रिक टन कर पाए। वही हाल महाराष्ट्र का भी है। क्या मुंबई, क्या पुणे, तमाम महानगरों में प्रशासन का फेफड़ा खराब हो गया है। महाराष्ट्र में फिलहाल 35,000 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, लेकिन उतनी ऑक्सीजन वहाँ है ही नहीं। अभी वहाँ 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है, लेकिन ये पूरी नहीं पड़ रही। इस प्रकार के आप ड्यूरा सिलेंडर देख रहे हैं, ये बड़े आप ऑक्सीजन सिलेंडर देख रहे हैं। इसी प्रकार की किल्लत प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र में 35,000 कोविड मरीज ऑक्सीजन पर है। ऐसे पर जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी तुलना में सप्लाई काफ़ी कम हो रही है। आणि म्हणून मी त्यांना विनंती केली की पंतप्रधान महोदय की आम्हाला आत्ताची जी काय परिस्थिती आहे ती पाहिल्यानंतर येत्या काही काळामध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता लागणार आहे, की ही रस्त्याने आता ऑक्सिजन आणेपर्यंत आमच्याकडे फार विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। मला कल्पना नाही असं करता येणे शक्य आहे का, असेल
तर आपल्याला लष्करी तज्ज्ञांची मदत घेऊन ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुई घुटन दिल्ली तक पहुंची। केंद्र सरकार ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति मुहैया कराने की तैयारी शुरू कर दी है। स्टील प्लांट्स और तेल रिफाइनरी उद्योग से अतिरिक्त ऑक्सीजन की खेप मंगाने की तैयारी है। यही हाल रेमडेसिविर दवाई का है, जो कोरोना मरीजों के लिए आपातकाल में जान बचाने वाला रामबाण साबित होती है। उसकी कमी भी सामने आ रही है। यूपी सरकार ने 25,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मंगाने के लिए विशेष विमान अहमदाबाद भेजा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि रेमडेसिविर की कमी नहीं है, बशर्ते लोग भ्रम में न पड़े। ठीक है, दवा उन्हें मिले जिन्हें ऑक्सीजन लगा है, जो बेड पर हो, लेकिन आज के दौर में बेड मिलना और ऑक्सीजन मिलना ही मुश्किल हो गया है, जो बता रहा है कोरोना से लड़ने वाले सिस्टम की सांसें खुद उखड़ रही हैं। वो एक फिल्मी गाना है ना कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। महाराष्ट्र में आज हालात जितने बदतर हैं वो शायद नहीं रहते अगर जो कदम सरकार ने आज उठाया है वो पहले उठाया होता। हम इस बात को अमेरिका के सबसे संपन्न राज्य कैलिफोर्निया का उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं। कैलिफोर्निया में 10,000 से ज्यादा मामले 23 नवंबर 2020 को आए थे, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा इस साल 10 मार्च को पहुंचा। कैलिफोर्निया ने ब्रेक द चेन के लिए सख्त कदम 10 दिन बाद ही 3 दिसंबर 2020 को उठा लिया, जबकि महाराष्ट्र ने आज करीब 30-35 दिन के बाद ये कदम उठाया है। अब जब सख्त कर्फ्यू कैलिफोर्निया ने लगाया तो वहां मामले 21,916 हो गए थे और आज महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 60,000 के पार है। अगर कठोर फैसला लेने में समय लगाने की बात करें तो कैलिफोर्निया ने बस 10 दिन लगाए थे और महाराष्ट्र ने 35 दिन लगा दिए। अगर वैक्सीनेशन की आगे बात की जाए तो कैलिफोर्निया में अब तक 2,32,00,000 डोज दिए जा चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 1,07,00,000। अगर इसी महीने में कोरोना केस को देखें तो कैलिफोर्निया में नए केस 40,371 आए हैं और हमारे महाराष्ट्र में 7,45,780। कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों से महाराष्ट्र सरकार के भी हाथ पांव फूल चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा परेशान हो गए हैं प्रवासी मजदूर। पिछली बार लॉकडाउन का अनुभव उनके लिए बेहद बुरा था और इसीलिए इस बार मौका मिला नहीं कि वो अपने गांव की ओर निकल पड़े। ये लॉकडाउन से सहमी मुंबई की तस्वीर है। तस्वीरों में आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भीड़ दिखाई देगी। ये वो प्रवासी हैं जो काम के सिलसिले में माया नगरी मुंबई आए थे, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन में फंसने की आशंका से मुंबई छोड़ना चाहते हैं। रात 8 बजे से प्रतिबंध लगने थे तो सुबह से ही स्टेशन पर भारी भीड़ थी। इस लॉकडाउन के ऐलान से पहले और आज काफी ज्यादा भीड़ स्टेशनों पर दिख रही है, जहां से उत्तर भारत के लिए ट्रेनें जाती हैं। मैं इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर हूं। पिछले कई दिनों की तरह आज भी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर इसी प्रकार की भीड़ नजर आ रही है। उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। कड़े प्रतिबंध अगले 15 दिनों तक लागू रहेंगे और यही वो आशंका है जो कामगारों को कई दिनों से सता रही थी। वीकेंड लॉकडाउन के लगते ही लोगों ने मुंबई छोड़ना शुरू कर दिया था। लोग कह रहे हैं 15 दिन संभालना मुश्किल है, उस पर कितना चलेगा लॉकडाउन ये भी कहना मुश्किल है। क्यों अचानक से लॉकडाउन हो गया ना, काम बंद हो गया, सब फैक्ट्री बंद हो गई। 1-2 दिन का बात रहता, आदमी कुछ भी खा पी के रह लेता। अभी 15 दिन का लॉकडाउन है तो वापस बढ़ भी सकता है, तो क्या करेंगे आदमी। कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में रहने वाले हजारों मजदूर पहले ही पलायन कर चुके हैं। महाराष्ट्र से पलायन की एक और तस्वीर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा बॉर्डर पर दिखी। महाराष्ट्र की बसें बॉर्डर पर छोड़ देती हैं। इसके बाद लोग अपने अपने तरीकों से गांवों की ओर लौट रहे हैं। वहाँ कोई कमाई का जरिया नहीं, खाएंगे क्या? घर पे रहेंगे तो बच्चों के साथ रहेंगे, कुछ न कुछ धंधा पानी है नहीं तो क्या कर सकते, खाने के भी वांदे पड़ जाएंगे। इससे पहले भी लॉकडाउन में फंस चुके हैं। बॉर्डर पर ना कोई स्क्रीनिंग हो रही है और न ही मजदूरों का ख्याल रखे जाने का कोई इंतजाम नजर आ रहे हैं। यही हाल दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और गुरुग्राम में भी कई दिनों से नजर आ रहा है।
पिछली बार 7 करोड़ मजदूर लॉकडाउन के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। कुछ की जमा पूंजी खत्म हुई तो कुछ कर्ज में डूब गए। करीब 1 करोड़ 6 लाख मजदूरों को पैदल ही सफर करना पड़ा था और यही वजह है प्रवासी कामगार इस बार लॉकडाउन का सामना करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। टीका उत्सव आपको याद है ना, आज टीका उत्सव का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने की गुहार लगाई थी, टीका उत्सव बनाने की बात की थी, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने में कंजूसी कर रहे हैं। कुछ डेटा हमारे पास आ गया है। अगर टीका उत्सव से पहले के ठीक 3 दिन देखे जाएं तो 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन का काम में हिस्सा लिया था, यानी वैक्सीन लगवाई थी। अब टीका उत्सव के पहले 3 दिन की बात करते हैं, 11, 12 और 13 तारीख की। आज का डेटा उपलब्ध नहीं है, तो 95,83,000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। यानी अगर आप देखेंगे तो इन 3 दिनों के अंतर में जब टीका उत्सव का वक्त था तो 10 लाख लोग कम रह गए। हम अभी भी आपसे गुजारिश करते हैं कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अपने मास्क को आपको ठीक से पहनना होगा। हर रोज़ हम आपको छोटी छोटी बातें याद दिला रहे हैं जो आप भूल चुके हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है, तभी आप बच पाएंगे और परिवार को बचा पाएंगे। तो आज बात करते हैं मास्क कैसे पहने। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मास्क को नाक के नीचे पहनते हैं, ये गलत तरीका है। अगला तरीका, बहुत से लोग आप देखते होंगे केवल नाक ढकी रहती है, उनका मुंह खुला होता है, वो भी गलत तरीका है। ऐसे मास्क को नहीं पहनना है। तीसरा तरीका मास्क पहनने का, मास्क टेढ़ा मेढ़ा होता है, ना नाक ढंग से ढकी होती है, ना मुंह ढंग से ढका होता है। ये तरीका भी गड़बड़ है, गलत है। चौथा तरीका आप देख पा रहे हैं कि नाक दिख रही है, मुंह पे ठीक से कवर नहीं है, ये तरीका भी गलत है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ कि मास्क कैसे पहना जाए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मास्क को नीचे, चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे लगा के घूमते रहते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत से लोग, ऐसे कम ही लोग हैं, मेरे पल्ले तो कम ही पड़े हैं, जो सर पे मास्क को लगा लेते हैं। ये भी अनुचित तरीका है, गलत तरीका है। जोक सपाट, कुछ लोग कान में एक तरफ मास्क को लगाए हुए टांग के वो घूम रहे हैं, ये भी गलत तरीका है। इससे भी आप कोरोना से नहीं बच पाएंगे। कुछ लोग मास्क पे बार बार हाथ लगाते हैं, छू रहे होते, ऊपर नीचे कर रहे होते, बीच मास्क से पकड़कर, ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। ये तो बहुत ही घातक तरीका है, ऐसे कभी मास्क को ना छुए। मास्क पहनने का ये बिल्कुल उचित तरीका है, जहां पर नाक और मुंह, ये हिस्सा जो है, जहां से वायरस अटैक करता है कोरोना का, वो हिस्सा पूरी तरीके से कवर्ड है, ढका हुआ है। हमारी कोशिश है इसके जरिए आप सीखें और इसी तरीके से मास्क को पहने। इसी कोशिश में हमने एक मुहिम शुरू की हुई है, हैशटैग है मास्क अप इंडिया। उस मास्क अप इंडिया के तहत हम आपकी सेल्फी मंगवाते हैं और वो सेल्फी यहाँ तमाम दर्शकों को दिखाते हैं और साबित करते हैं कि आज मास्क अप इंडिया के हमारे आज के हीरोज कौन कौन हैं। तो ये देखिए, आज जिन लोगों ने अपनी सेल्फी अपनी खींचकर भेजी है, उनकी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और एक बार फिर हम दोहरा दें कि एबीपी न्यूज़ आप तमाम लोगों को असली कोरोना वॉरियर्स मानता है, योद्धा मानता है, और आपकी इस प्रण को, आपकी इस प्रतिज्ञा को कि आप मास्क पहनकर रखेंगे, ठीक से मास्क पहनेंगे, इसको हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ की इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही मास्क पहनकर चेहरे को ढक कर रखिए और कोरोना से खुद भी बचिए और अपने पूरे परिवार और पूरे मानवता को बचाइए। आखिरी तस्वीर कांग्रेस के नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने भेजी है मास्क अप इंडिया के तहत। अक्सर आप डिबेट्स में उनको देखते रहते हैं हमारे शोज़ में। तो शुक्रिया प्रेमचंद मिश्रा जी और तमाम साथी जिन्होंने मास्क अप इंडिया में हिस्सा लिया, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मास्क पहनिए और ठीक से पहनिए, ये भारत सरकार भी कहती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। अब एक के बारे में क्या कहना, धर्म का मसला ही ऐसा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और उसके साथ ही न जाने कितने लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। यह आपदा में उत्सव का गीत है।
यहाँ डर नहीं, पर ऐसे ही माहौल में कोरोना की जीत है। लाखों की भीड़ का एक साथ जुटना कोरोना के दौर में किसी बम विस्फोट से कम नहीं है। लेकिन यह आस्था का कुंभ है और गंगा मैया की कृपा से यहाँ बिना मास्क और सामूहिक स्नान करने पर कोरोना नहीं होगा। यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का है अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, दवाइयों की कमी है। ऐसे में एक साथ इतनी भीड़ से निकलने वाले कोरोना संक्रमितों को कौन संभालेगा? जो आज गंगा मैया की कृपा बता रहे हैं, वो कल हाथ झाड़कर किनारे खड़े हो जाएंगे और तब सिर्फ भगवान का ही सहारा होगा। मेरे पास अभी टोटल फिगर्स तो नहीं हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन की फिगर्स हैं, जिसमें से कि जो लगभग मोर देन 1 लाख टेस्ट हुए हैं, उसमें लगभग 1000 के आसपास पॉजिटिव हैं। जिस हरिद्वार में आस्था का ये कुंभ चल रहा है, वहां का हाल देख लीजिए। तेरह अप्रैल को एक दिन में हरिद्वार में 594 केस आए थे। इसमें से 200 से ज्यादा तो केवल कुंभ क्षेत्र में मिले थे। कई साधु और तीर्थयात्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कुंभ का हाल देखा, अब देवी दर्शन का हाल देख लीजिए। कैमूर के इस देवी मंदिर में जुटी भारी भीड़ का क्या करें, जिसकी आंखों में आस्था की ऐसी पट्टी बंधी है कि उसे ये भी नहीं दिख रहा है कि मंदिर बंद है। मंदिर बंद सही, पर जब आ ही गए हैं तो सीढ़ी पर ही पूजा करके जाएंगे। जो भी भक्त आ रहे हैं, अपने सीढ़ी पर ही माथा टेकते हुए माता की मनोकामना को यहीं से स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए और अपने घर को लौट जा रहे हैं। प्रशासन के सुबह में आ जाता है, दोपहर में आता है, बोलता है दुकान हटा दो। वहाँ जाकर देखिए जाम लगा हुआ है, वहाँ प्रशासन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वैसे ही बिहार के हाजीपुर की तस्वीर भी देख लीजिए। कोरोना काल में यहाँ भी उत्सव है, जगह जगह यज्ञ और महायज्ञ हो रहे हैं और इनके नाम पर मेले लगे हुए हैं। भीड़ आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोरोना हो तो हो, मेरी बला से। बहुत बड़ा हम लोगों का था, लेकिन इसको हम लोग बहुत छोटे स्तर पर जो है सो ला करके अभी जितना कम हो सकता है इसको लाए हैं। और कोविड-19 का जो भी नियम होगा उसको देखते हुए, पालन करते हुए इस कार्यक्रम को करेंगे। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस आपसे अपील करती है, बिना मास्क के आप लोग घर से बाहर न निकलें। और इसे कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की तस्वीरें देखिए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन बाजार गुलजार है। रमजान का पाक महीना जो शुरू हो गया है। जामा मस्जिद का वो इलाका है, वो सड़क है जहाँ पर रमजान होते ही रौनक जो है वो दोगुनी हो जाती है। चांद रात का दिन है, लोग घरों में से अपने शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चेहरों पर मास्क तो नजर आ रहा है लोगों के, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी बाजारों वाली जगह पे रख पाना कितना मुश्किल है। लेकिन लोगों की बद एहतियाती भी यहाँ पर दिख रही है, सावधान लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये हाल तब है जब जामा मस्जिद के शाही इमाम खुद लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि कोरोना के खतरे को समझो। दरअसल धर्म के रास्ते में सरकारें नहीं आती, इसीलिए चाहे कुंभ हो या रमजान का महीना, हर जगह पर कोरोना का खौफ कतई नजर नहीं आता। इस बीच आज केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि सीबीएसई की 10वीं बोर्ड के इम्तिहान इस बार नहीं कराए जाएंगे और 12वीं के बारे में फैसला हुआ कि वो फैसला हम बाद में करेंगे। अब इम्तिहान तो रद्द हो गया, लेकिन कुछ सवाल जरूर बाकी रह गए हैं। जब सीबीएसई में 10वीं के इम्तिहान नहीं होंगे तो छात्रों को रिजल्ट कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, इसका जवाब नहीं मिला। 12वीं के इम्तिहान पर कब तक फैसला हो सकता है और कब तक इम्तिहान पर फैसला हो सकता है, वो इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों को कॉलेज में नाम लिखवाना होगा
उनको कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 12वीं के इम्तिहान का फैसला बाद में होगा, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए टेस्ट और परीक्षा का क्या होगा? और एक अहम सवाल ये कि सरकार ने सीबीएसई पर फैसला ले लिया, लेकिन दूसरे बोर्ड वाले छात्रों का क्या होगा? क्या वहां की राज्य सरकारें इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगी? कोरोना का जटिल सवाल ना सरकारों से सुलझ रहा है ना लोगों से, लेकिन इम्तिहान रद्द होने के बावजूद छात्रों के सामने भविष्य का सवाल कायम है। अजब कश्मकश में थी जिंदगी, एक तरफ भविष्य तो दूसरी तरफ जान। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ एग्जाम। लेकिन अब सरकार ने इस उलझन को सुलझा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बैठक की और उसके बाद आ गया बड़ा फैसला। उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को, इसको निरस्त कर दिया है। 4 मई से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम शुरू होने थे। करीब 35 लाख स्टूडेंट्स इस बार इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते ऐसा ना हो पाया। 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। 1 जून को इस बारे में दोबारा समीक्षा कर परीक्षा कराने को लेकर विचार किया जाएगा। छात्रों को कम से कम परीक्षा शुरू होने के 15 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी। यानी अगर 12वीं के एग्जाम होते भी हैं तो 15 जून से पहले नहीं होने वाले। दूसरी तरफ 10वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि छात्र छात्राओं का मूल्यांकन कैसे होगा? 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की ग्रेडिंग के लिए एक फॉर्मूला बोर्ड तय करेगा। जो छात्र ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी 12वीं की तरह ही 10वीं की परीक्षा भी स्थगित करने के पक्ष में थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते पहले से ही छात्र परेशान हैं, लिहाजा उन्हें मरहम की जरूरत है और उनकी मदद की जानी चाहिए। इस फैसले के बाद बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र छात्राओं और उनके पेरेंट्स ने राहत की सांस ली है, तो कुछ अब भी असमंजस में है। जो मैंने अब पूरी अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी 1 साल की, तो वो तो अब हो ही गई है। खुश भी हूँ और दुख भी है थोड़ा। मैं तो अपनी तैयारी पूरी कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अपना क्लियर रखूँ कि हाँ, अगर बीच में सडनली एग्जाम हो जाए तो मैं उसे कर सकूँ। एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम, बिना एग्जाम का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे नंबर दे देना, कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है उसका कम नंबर आ जाएगा। ये तो बच्चों के लिए टॉर्चर है। हमारी मार्केट्स खुले हुए हैं, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो रही हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों के एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। क्या सिर्फ बच्चों के स्कूल्स में कोविड होता है, बाहर कहीं कोविड नहीं होता? कोरोना की दूसरी लहर बच्चों और युवाओं पर ज्यादा भारी है और यही वजह है कि सरकार का ये फैसला राहत बन कर आया है। आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो जिन देशों को बहुत ज्यादा इसने रुलाया था उसमें ब्रिटेन भी एक था। ब्रिटेन ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत बटोरी, समझदारी दिखाई और लॉकडाउन लगाया, कोरोना की चेन को तोड़ा और इस लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत तेजी से अपने देश में चलाया। अब कोरोना वहां कंट्रोल में है तो वो देश अनलॉक हो चुका है। बावजूद इसके ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चेताते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना फिर से घट सकती है। ये जश्न है कोरोना से छुटकारे का। Oh, it feels great. Yeah, it's amazing. There's nothing like it. लंदन की सड़कों पर अनलॉक का स्वागत कुछ इसी अंदाज में किया गया। होटलों में और गलियों में लोग अनलॉक के स्वागत के लिए उतर पड़े। ब्रिटेन में दुकानें, सैलून, जिम और पब को शर्तों के साथ खोल दिया गया। महीनों से लॉकडाउन की मार झेल रहे लोग खुशी मनाने पबों में उमड़ पड़े। यही हाल रेस्टोरेंट्स का भी नजर आया, जहां लोग कोरोना से आजादी का जश्न मनाने निकल आए। यह नजारा करीब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद पहली बार नजर आया है। यूरोप में ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेली है।
ब्रिटेन में अब तक 1,27,000 कोरोना से मौत हो चुकी है। बढ़ते मामलों के बाद ही ब्रिटेन ने 3 महीने पहले लॉकडाउन लगाया था। लेकिन लॉकडाउन खोलने के पीछे एक और वजह है, वो है वैक्सीनेशन। ब्रिटेन ने 50 साल से ऊपर और हाई रिस्क ग्रुप के 95% लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी है। ये वही ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा 88% मौत हुई है। अब ब्रिटेन को उम्मीद है बड़ी आबादी को टीका लगाकर वो कोरोना के घातक रूप को काबू में कर सकता है। कोरोना ने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है और जो सबसे बड़ी चीज दांव पर है वो है इंसान की जिंदगी। आज मैंने ट्विटर पर जो शब्द पोस्ट किया वो शायद इन्हीं ख्यालात के साथ, और वो शब्द है जिंदगी। बात जिंदगी की हो तो संदेशों की झड़ी तो लगनी ही थी। आपके ढेरों संदेशों में से 2 संदेश इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं। आनंद एम मिश्रा ने लिखा है, आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। अगला चुना हुआ संदेश है हंसराज चौहान साहब का, और वो लिखते हैं, उठना गिरना और संभल कर चलना यही जिंदगी है, जरूरतमंद की मदद भूले को राह दिखाना ही बंदगी है। आज जिंदगी बचाने की घड़ी है। गौर से देखेंगे तो जिंदगी शब्द में जिद छिपी है, वो जिद जो जिंदगी के इम्तिहान में इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। कभी खुशी कभी गम हुई वो जिंदगी आज इम्तिहान ले रही है। इम्तिहान ले